अ बार मैग्नेट फॉल्स थ्रू अ मेटल रिंग। इन क्वेश्चंस को बेटा ध्यान से समझना, ये सब बोर्ड लेवल की है, ठीक है। और जितना आप कर लोगे आप उतना ही ज्यादा आपके लिए ठीक रहेंगे ये। अ बार मेटल रिंग, एक बार मैग्नेट है जो कि मेटल रिंग के थ्रू फॉल करा गया है। विल इट्स एक्सेलरेशन बी इक्वल टू, will its acceleration be equal to स्मॉल जी। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास कि एक बार मैग्नेट है जो कि मेटल रिंग के थ्रू क्या करा गया है, फॉल करा गया है, घेरा गया है। तो इसके लिए डायग्राम कैसे बनाएंगे आप। सपोज ये कोई मेटल रिंग है, समझना इन चीजों को। दिस इज मेटल रिंग, इसके थ्रू किसी बार मैग्नेट को घेरा गया है नीचे की तरफ, ठीक है। तो चलो बार मैग्नेट इसके थ्रू नीचे की तरफ हमने डाल दिया, ये रहा बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट को यहां से डाल दिया। सपोज ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ, कोई ना कोई पोलैरिटी तो अज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। रिवर्स करके भी देखनी पड़ सकती है। दिस इज बार मैग्नेट, ठीक है। इसके थ्रू मैंने इसको नीचे फॉल कर दिया, तो क्या होगा। फॉल करने के बाद जो भी इसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा किसके पास, मेटालिक रिंग के पास। किसकी वजह से, इस बार मैग्नेट की वजह से। वो क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, बी ए, पता है ना। अगर फील्ड कम होगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा तो क्लोज्ड लूप है। कौन सा लूप है, क्लोज्ड लूप। देखिए अगर क्लोज्ड लूप होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट भी मिलेगा आपको, ठीक है। कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ईएमएफ भी मिलेगा और करंट भी मिलेगा, क्योंकि चेंज होना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट करे। जितना रेट होगा चेंज होने का उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ठीक है। बाकी चेंज होना, बहुत ज्यादा चेंज हुआ है या कम चेंज हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, रेट उसका, रेट का पता होना चाहिए। रेट अगर ज्यादा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा, ठीक है। तो करंट भी मिलेगा, करंट मिलेगा तो लेंजिस लॉ ने क्या कहा था, लेंजिस लॉ ने कहा था इसके अंदर अपोज करेगा ये मेटल रिंग इसको। कहने का मतलब है जो इसके नीचे वाला फेस होगा वो कैसे एक्ट करेगा, नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा। यानी कि अगर नीचे से देखा जाए तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो सीन फ्रॉम अबव हो तो ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, साउथ फेस बनेगा, क्लॉकवाइज करंट घूमता हुआ दिखाई देगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको इतना सब कुछ, क्योंकि सारे के सारे फैक्ट अगर यहां पर ही लग जाते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ये जो मैग्नेट है नीचे जा रहा है, साउथ पोल पीछे की तरफ है इसके, तो क्या हो रहा है कि जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये नॉर्थ बनेगा और इसको अट्रैक्ट करेगा, अपोज कर रहा है ना। देखो मैग्नेट नीचे जा रहा है, लेंजिस लॉ ने कहा था वो जाने नहीं देगा, आ रहा है तो आने नहीं देगा, जा रहा है तो जाने नहीं देगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन भी बनाएंगे। साउथ पोल जैसे ही यहां से नीचे निकल जाएगा, ठीक है, यहां से जैसे ही पास होकर
नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा? ये वाला जो साइड है ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ बन जाएगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ये अट्रैक्ट किसने बताया? लेंजिस ने। किसने बताया? लेंजिस लॉ ने। जिसकी वजह से ये मैग्नेट जिस स्पीड से नीचे जा रहा था, जिस एक्सलरेशन से नीचे जा रहा था, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा था, उसमें थोड़ा सा क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, कमी आएगी। ठीक है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी की वैल्यू क्या थी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जो इसके एक्सलरेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? लेस देन जी डैश इज लेस देन जी। तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? देखिए सारी की सारी कहानी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल गया, कोई बात नहीं। अब देखते हैं इंड्यूस करंट कब होता है? जब क्लोज लूप हो, और लूप क्लोज है, कहीं से भी कट नहीं है, तो इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। इंड्यूस्ड करंट की पोलैरिटी नॉर्थ और साउथ बताती है। देखो करंट या तो इसमें ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बस दो ही तरीके से घूम सकता है। तो लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग लेंगे आप डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की। कैसे? कि नीचे वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ बनेगा। क्यों? क्योंकि साउथ दूर जाता जा रहा है, ये उसको जाने नहीं देगा, और जाने नहीं देगा तो क्या कौन सा यहाँ पर आएगा फेस? तो ये नॉर्थ बनेगा, तभी ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, लेंजिस लॉ ने बता दिया। ऊपर वाला फेस ये बनेगा। कुछ भी पूछ सकता था कि करंट ऊपर से देखने पर बताइए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर बताइए पोल कौन सा बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ से छोड़ा है इसको, ये नीचे जा रहा है, तो पूछा है जी। चलो इसी क्वेश्चंस को कर लेते हैं कि अगर मैग्नेट ऊपर से आ रहा होता तो। नॉर्थ साउथ लेने जरूरी नहीं है, सिर्फ ये करना है कि आप अगर यहाँ पर कुछ भी ना ले, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है फिलहाल, तो क्वेश्चन पर आ जाइए। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है आपके? क्वेश्चन ने कहा है अगर मैग्नेट को छोड़ दिया जाए यहां से तो क्या होगा? चलो, मैग्नेट को अगर मैंने यहां से ड्रॉप कर दिया है मेटल रिंग के थ्रू, तो क्या होगा? मैग्नेट यहाँ पर नॉर्थ हो या साउथ हो, कोई तो एक होगा। मान लो यहाँ पर नॉर्थ हुआ तो यहाँ पर साउथ हो जाएगा। अगर मैग्नेट ये नॉर्थ हुआ तो ये वाला साउथ पोल बन जाएगा। यस और नो? तब भी अट्रैक्ट करेगा। अगर साउथ हुआ तो नॉर्थ बन जाएगा। ये तो डिपेंड करता है कि मैग्नेट की कौन सी साइड गिवन है आपको। लेकिन दोनों ही केस में आपने क्या देखा कि अट्रैक्शन होगा, अपोज होगा, और जो कि किसने दिया है? लेंजिस लॉ ने। यानी कि अगर वो अट्रैक्ट करेगा तो वो इतने एक्सलरेशन से नीचे नहीं जाएगा, उसका एक्सलरेशन में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो जी डैश की वैल्यू फिर भी लेस ही रहेगी। ये सारे पॉइंट सेम रहेंगे सिवाय डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन को लेकर। वो तब कर सकते हो आप जब आपको बार मैग्नेट की पोलैरिटी गिवन। ठीक है, चलो इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन भी गिवन है। क्या है सेकंड क्वेश्चन? इन द अबव प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम में, इफ द रिंग इज कट समवेयर व्हाट वुड बी द आंसर? अगर रिंग को कहीं से कट कर दिया जाए, लो कट कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा? रिंग इज कट फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी, क्या फर्क पड़ेगा? देन व्हाट वुड बी द आंसर? देन व्हाट वुड बी द आंसर? तब आंसर क्या होगा? तब बताइए जी की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा? बताइए। सब कुछ सेम होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ तक सेम होगा, बट इंड्यूस्ड करंट नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने यहां पर देखो ये पॉइंट पहले ही बता दिया था कि अगर लूप क्लोज्ड होगा तो ही इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। इंड्यूस्ड करंट मिलेगा तो आपको क्लॉकवाइज
और एंटी क्लॉकवाइज का पता लगेगा। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का पता लगेगा तो आपको साउथ पोल और नॉर्थ पोल का पता लगेगा, और साउथ और नॉर्थ पोल का पता लगेगा तभी आपको अट्रैक्शन या रिपल्शन का पता लगेगा। यस और नो? तो ये आगे की कहानी है। लेंजिस लॉ ने बताया था ये सब कुछ। किसने बताया था? लेंजिस लॉ। तो यहां तक तो सारी कहानी सेम हो। बट जी की वैल्यू को अफेक्ट करना है तो इंड्यूस्ड करंट मिलना चाहिए, पोलैरिटी मिलनी चाहिए। तो आप कहोगे नो इफेक्ट, मतलब जी डैश इज इक्वल टू क्या होगा? जी होगा। आया ये समझ में आपको? ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? आया ये समझ में? अगर ऐसे ऊपर से आता तो ये, चलो ऊपर से भी देख लीजिए। अगर कोई मैग्नेट ऊपर से आ रहा है तो नॉर्थ साउथ कुछ भी हो सकता है यहाँ पर भी। जो जो भी यहाँ पर पोलैरिटी होगी, सपोज ये नॉर्थ पोलैरिटी है, ये जब इसके पास आएगा तो ये भी क्या बनेगा? ये भी नॉर्थ बनेगा। क्या होगा? रिपल्शन होगा। लेकिन कब? जब ये लूप कैसा हो? क्लोज्ड हो। ओपन में नो इफेक्ट, क्लोज्ड में इंड्यूस्ड करंट, नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट घूमेगा ऊपर से देखने पर, नीचे वाला पोल साउथ बन जाएगा ऑटोमेटिक, है ना? किसने बताया था? लेंजिस ने। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, आने चाहिए, ये सारे के सारे लॉजिक और फैक्ट आपको लगाने आने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर बनानी पड़ेगी भाई, चलो बनाइए। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और इसमें कहीं आपको ज्योमेट्री गिवन है, बनाइए वो ज्योमेट्री। एक है आपको रेक्टेंगल गिवन है, नेमिंग कर रखी है ABCD। उसके बाद एक ट्राइंगल है, ये आपका बाहर की तरफ जा रहा है ऐसे, इसका नाम है ABC। इसके बाद एक सर्कल है,
और उसके बाद एक आर्बिट्रेरी स्ट्रक्चर दे रखा है। इसकी डायरेक्शन दे रखी है बाहर की। ए बी सी डी इस तरह से। तो 4 फिगर्स आपको सामने गिवन है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। ठीक है, क्या कहा है इस क्वेश्चन में? फिगर शोज planar loops of different shapes moving out or into a region of magnetic field which is directed normal to the plane of the loops away from the reader. Determine the direction of induced current in each loop using Lenge's law. Check if you would obtain the same answer by considering magnetic force on the charge inside the moving loop. तो सबसे पहले इंड्यूस करंट निकालिए। देखिए सारे के सारे लूप कैसे है, क्लोज्ड। तो सबसे पहले आपको यही चीज देखनी होती है आंसर में, इंड्यूस्ड करंट के लिए। इंड्यूस्ड करंट के लिए अभी पहले क्वेश्चन में भी बताया था, इंड्यूस्ड करंट होगा या नहीं होगा? यस होगा। क्यों? बिकॉज लूप्स आर क्लोज्ड। लूप्स कैसे है? क्लोज्ड। चलो अब लेंजेस लॉ लगाकर बताना है। ना भी पूछता तो भी हम बताते, लेकिन खुद ही बता दिया उसने कि लेंजेस लॉ लगेगा। लेंजेस लॉ लगाकर आप बताइए इसको। तो लेंजेस लॉ लगाकर बताना आपको। तो क्या होगा फर्स्ट का आंसर? फर्स्ट में क्या हो रहा है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जो जा रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है? अपोज करना है। क्या करना है? अपोज। वो क्या होना चाहिए? डिक्रीज करना आपको। ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप है ABCD वो क्या हो रहा है? इंक्रीज। और अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ the increase in the flux is opposed by the induced current, therefore the induced current must flow. कैसे फ्लो करेगा? देखिए अंदर की तरफ बढ़ रहा है, मेरे को अंदर की तरफ नहीं बढ़ाना है। किस तरफ बढ़ाना है? बाहर की तरफ। तो कैसा करंट लूं? थंब को कैसे रखूं? बाहर की तरफ। तो करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं ये डायरेक्शन लेता हूं इंड्यूस्ड करंट की, तो क्या होगा इससे? मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड बाहर की तरफ बढ़ेगा। बाहर की तरफ बढ़ने का मतलब अंदर की तरफ घटेगा, और मेरे को अपोज ही करना है, उल्टा ही करना है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? ABCD। ठीक है, तो इसमें आप फर्स्ट का आंसर लिखेंगे एंटी clockwise in the direction of ABCDA. This is your answer. ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो रहा है यहाँ पर? डिक्रीज हो रहा है, कम होता चला जाएगा। बाहर जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड से, फ्लक्स कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा अंदर की तरफ। लेकिन मेरे को क्या करना है? अंदर की तरफ बढ़ाना है मैग्नेटिक फील्ड, लेंजेस लॉ से अपोज करना है। तो अंदर की तरफ थंब को रखिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया और आप कर ली योर फिंगर।
तो कैसा करंट मिलेगा? क्लॉकवाइज। कैसा करंट मिलेगा? क्लॉकवाइज। यानी कि डायरेक्शन क्या रहेगी? ए सी बी ए। इसमें क्या थी? ए बी सी डी ए। तो सेकंड का आंसर क्या रहेगा आपका? क्लॉकवाइज। क्यों रहेगा? साथ के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ए सी बी ए ये डायरेक्शन रहेगी। चलो थर्ड को ले लेते हैं। थर्ड क्या है? ये सर्कल अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। इसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरे को अपोज करना है, तो मैं उसका कम करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बाहर की तरफ थंब को रखेंगे, कर्ल योर फिंगर, तो कैसा करंट आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा करंट आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें एबीसीडी नहीं दे रखा है, तो यू हैव टू राइट ओनली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इसको ले लीजिए। अब बाहर की तरफ आ रहा है ये प्लेन, क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही है। मेरे को क्या करना है? अंदर की तरफ का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो थंब को अंदर की तरफ करिए और कर्ल योर फिंगर। कैसा होगा? क्लॉकवाइज। ए बी सी डी ए। ठीक है, इसमें आप लिख दो एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कैसा होगा? बढ़ाना अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट होगा। तो फोर्थ का आंसर रहेगा आपका क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगी। इसमें ए बी सी डी ए इस डायरेक्शन में मूव करेगा करंट। आया ये समझ में आपकी? ठीक है, चलो रफ करता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। सभी आर्टिकल्स के कंसेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप करना। आपकी बोर्ड की तैयारी साथ के साथ हो जानी चाहिए बेटा, लास्ट के भरोसे मत रहना। अगर अभी आप ये क्वेश्चन करते जाओगे तो बोर्ड के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, which factors govern the magnitude of EMF induced in a coil? लिख लो क्वेश्चन को। Which factors governs the magnitude of EMF? Induced in a coil. सिंपल सा ही आंसर है, लेकिन वो तो देखो ऐसे ही पूछेगा ना आपसे, आपको आता भी होगा, काफी बच्चे छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, थोड़ा सा भी दिमाग पे जोर नहीं डालते। विच फैक्टर गवर्न्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ? ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? पता है ना, माइनस डी फाइव बाई डी टी फार्मूला होता है ना? और क्या होता है? और क्या होता है? इन्ना कोयल पूछा है, कोयल के लिए। ठीक है, और क्या होता है? एनबीए। एनबीए साथ में क्या था? एनबीए कोस ओमेगा टी।
है ना, ओमेगा भी था साथ में इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, याद है ये, साथ में एंगल वाइज चेंज होता था। तो उसने फैक्टर पूछा है, ठीक है, फैक्टर में एंगल नहीं लेते आप, बी डॉट ए कोस थीटा लगा सकते हो आप। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये चार चीजें हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या करती है, अफेक्ट करती है, कम और ज्यादा करती है। ध्यान रखना इनका, ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूले के ऊपर। नेक्स्ट, a plot of magnetic flux versus current is shown in for two inductor A and B, is shown for two inductor A and B, दो इंडक्टर की बनाए A एंड B, फाई और आई का उसका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। Which of the two has higher value of self inductance? Which one has higher self inductance? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, कई बच्चे क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए गलत कर देते, आता होता है उनको। उसने हाइयर वैल्यू पूछी हुई है, क्या वैल्यू पूछी हुई है, हाइयर। विच वन हैज हाइयर सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, एल, है ना, एल निकालते थे आप। ग्राफ दे रखा है, ग्राफ को देखिए पहले, फाई एंड आई, और इसमें दे रखा है स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन, ए बी। तो किसका सेल्फ इंडक्टेंस हाइयर होगा? तो आंसर किसका क्या होगा, इसका आंसर ए। रीजन बताइए, ठीक है, रीजन बताइए, रीजन क्या होगा, क्यों होगा? बिकॉज स्लोप ऑफ ए इज हाइयर, स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। अब स्लोप का क्या मतलब होता है, स्लोप का क्या मतलब होता है, इस ग्राफ में बताइए स्लोप का मतलब, समझिए इस चीज को। स्लोप ऑफ फाई आई ग्राफ क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसी भी एक ट्रायंगल को ले लीजिए, ये लीजिए, इसको ले लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में ये वैल्यू क्या फाई को देगी और ये वाली वैल्यू आई को, तो फाई अपॉन आई हो जाएगा, फाई अपॉन आई, और फाई अपॉन आई क्या होता है, एल, सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये किसके लिए हो जाएगा, ए के लिए। इसी तरह से स्लोप ऑफ बी, फाई आई ग्राफ निकालिए फॉर बी, फॉर बी इंडक्टर, ये किसके लिए था, फॉर ए। बी के लिए करिए, अब बी के लिए करेंगे तो कैसा होगा, यहां पर आ जाइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये वाली छोटी ट्रायंगल दिख रही है, ये क्या देगा, फाई बी, ये क्या देगी वैल्यू, आई बी।
ठीक है, ये आई ए था यहाँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फाइव बी अपॉन आई बी इज इक्वल टू ये क्या होगा एल बी। और आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो न्यूमिरेटर पार्ट है ये कौन सा पार्ट होगा, न्यूमिरेटर। ये भी कौन सा होगा, न्यूमिरेटर। तो यहाँ पे देखिए न्यूमिरेटर किसका ज्यादा है, ए वाले का। न्यूमिरेटर किसका कम है, बी वाले का। तो फाई के हिसाब से तो स्लोप किसका ज्यादा होगा, ए वाले का। अब आई को लेकर देख लीजिए, आई ए कम है इसका और इसका आई बी ज्यादा है, यानी कि फाई ए की वैल्यू ज्यादा है, आई ए की वैल्यू कम है। दोनों ही चीजें एल ए को क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। समझ रहे हो इसको, किसी का फाई आई और ये एल, ये रिलेशन हो गया, यही था ना रिलेशन, फाई इज इक्वल टू एल आई। आपने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई, और फाई इज इक्वल टू एम आई भी होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस में। यहाँ पर मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, अगर फाई की वैल्यू ज्यादा है और आई की वैल्यू कम है तो एल की वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको यही देखने को मिल रहा है, फाई ए की वैल्यू ज्यादा है, आई ए की वैल्यू कम है, तो एल ए ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर फाई बी की वैल्यू कम है, ए से कम है ना, और आई बी की वैल्यू ज्यादा है, तो एल बी क्या होगा, कम होगा। तो यहां से आप कह सकते हो एल ए इज ग्रेटर देन एल बी। इस तरह से आपको स्लोप वाले जो क्वेश्चंस है वो करने आने चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेकर स्लोप लिया जाता है, फिर आपको उसकी वैल्यू को जज करना आना चाहिए। इसमें फिगर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फाई ए इज ग्रेटर देन फाई बी, आई बी इज ग्रेटर देन आई ए। इन दोनों का यूज करके आप ये चीज को समझ सकते हो और अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम। चलो, इसके बाद अगर यहां पर आई हो जाता और यहां पर फाई हो जाता तो क्या होता, आंसर रिवर्स हो जाते, आंसर रिवर्स हो जाते, और ये साइन भी, इनइक्वालिटी भी क्या हो जाती, रिवर्स हो जाती। फाई ए लेस आई ए ग्रेटर। और अगर ये इनइक्वालिटी ऐसे अगर रिवर्स हो जाती तो आपके एल ए और एल बी भी क्या हो जाते, रिवर्स। ये आंसर रहते, ये सब एरो क्या हो जाते, ये कम, ये ज्यादा हो जाता और ये डिक्रीज हो जाता। ये फाई भी इंक्रीज हो जाता, आई भी डिक्रीज हो जाता और एल भी इंक्रीज हो जाता। देखो अब आंसर ये बन जाना था, देख सकते हो आप। और ये फाई आई ग्राफ ना होता, आई फाई ग्राफ हो जाता। आई फाई ग्राफ होगा तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाता है। लो करके देखते हैं, इसी को करके देखते हैं, कंफ्यूज ना हो, इसी को करके देखते हैं। इसी को रिवर्स मारते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी क्वेश्चन में जो रेशो का रिजल्ट होता है, जैसे वी अपॉन आई को आर बोलते हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो, ओके। चलो इसमें देखिए, ए ओ एम, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, इसका स्लोप लीजिए, स्लोप ऑफ आई फाई ग्राफ फॉर ए के लिए लेना है, क्या होगा, ए की जो वैल्यू है ए एम अपॉन ओ एम, ऐसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है,
परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए, AM की वैल्यू IA, OM की वैल्यू phi A, ये हो गया OA और ये हो गया I। तो आपने IA ऊपर रख देना है और phi A नीचे रख देना, ठीक है। I अपॉन phi ये तो किसी के इक्वल नहीं होता, लेकिन phi अपॉन I किसके इक्वल होता है? L के। तो यहां से देखिए I अपॉन phi किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन L के। तो आपने इसी की वैल्यू को क्या लिख देना है? 1 अपॉन L, ठीक है। ये 1 अपॉन LA की वैल्यू हो। इसी तरह से अब आप क्या करेंगे? स्लोप ऑफ I phi ग्राफ किसके लिए लेंगे? फॉर B, B के लिए। B यहां पर है, ये ले लीजिए, इसको N नाम दे दीजिए। ONB, राइट एंगल ट्रायंगल ONB, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये वैल्यू क्या होगी आपकी? IB, और ये O से लेकर N तक की वैल्यू क्या होगी? phi B, ठीक है। तो स्लोप कैसे लेंगे? यू नो, BN अपॉन ON करके। BN की वैल्यू IB, ON की वैल्यू phi B। लेकिन वही I अपॉन phi तो 1 अपॉन L होता है, लेकिन ये क्योंकि B के लिए है तो 1 अपॉन L भी। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है, ओके। I phi और phi है। अब बताइए स्लोप IA और phi A की वैल्यू देखिए। यहाँ पर IA की वैल्यू IB से कैसी है? ग्रेटर, और phi B और phi A में से phi B ग्रेटर और phi A लेस। दिख रहा है ये यहां से? यही वैल्यू पुट करके देखिए। अब आप यहां पर स्टडी करिए इसको। IA क्या है आपका? ग्रेटर। phi A क्या है? लेसर। तो 1 अपॉन LA क्या होगा? ग्रेटर, लेकिन LA क्या होगा? लेसर हो जाएगा। सिर्फ LA की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेकिन पूरे 1 अपॉन LA की वैल्यू क्या होगी? लो, पूरे 1 अपॉन LA की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर। ऐसे ही इसको ले लीजिए। IB की वैल्यू क्या है? लेस,